हेलो दोस्तों, यह है एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का दूसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं इसकी बारीकियाँ। इसके पहला टॉपिक है डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहला डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1934 में एम रॉय ने किया, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के लीडर थे। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा यह डिमांड उठाया गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के ऑन बिहाफ में यह स्टेटमेंट दिया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। इस डिमांड को ब्रिटिशर्स ने ऑन प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन यह ऑन प्रिंसिपल था। इसके लिए अगस्त ऑफर 1940 में आया। इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन, उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अ मेंबर ऑफ क्रिप्स मिशन, जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, वह एक मेंबर थे कैबिनेट के, ब्रिटिश कैबिनेट के, जो इंडिया में आए विथ अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ an independent constitution to be adopted after World War II. The crisp proposal were rejected by the Muslim League. मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली कैबिनेट मिशन आता है, जिसने दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कैबिनेट असेंबली की प्रस्तावना की जिससे मुस्लिम लीग भी संतुष्ट हुए। इसी क्रम में अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या कंपोजिशंस थे। 1946 नवंबर में कैबिनेट मिशन प्लान आती है, जिसके अनुरूप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता है, जिसमें मेंबर्स इस प्रकार है। उसके कुछ फीचर्स: 389 मेंबर्स टोटल होने थे, जिसमें 296 मेंबर यानी कि सीट्स अलॉट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया को, जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे। 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट को, राजा महाराजाओं रजवाड़ों के अंदर। और जो 296 सीट थे आउट ऑफ 289 जो अलॉटेड थे ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश इंडिया, उसके अंडर थे 11 प्रोविंस जो गवर्नर के थे, उसके 292 सीट्स, और जो चीफ कमिश्नर्स के 4 सीट, प्रोविजनल चीफ कमिश्नर्स, प्रोविंशियल चीफ कमिश्नर्स। इसी में अगला पॉइंट है कि जो हर एक सीट था उसके पीछे 1 मिलियन पॉपुलेशन थे, यानी कि 1 मिलियन पॉपुलेशन एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ब्रिटिश प्रोविंस में जो है रिजर्वेशन का कुछ प्रावधान था, जैसे मुस्लिमों के लिए, सिख के लिए और जनरल के लिए, 3 कैटेगरी। जनरल में मुस्लिम और सिख के अलावे सारे ग्रुप्स आ जाते थे, और यह एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उसी कम्युनिटी के लोग ही वोट दे सकते थे। और वोटिंग का मेथड होता था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो रजवाड़ों के लिए यानी प्रिंसली स्टेट्स के लिए 93 सीट्स थे, उनमें प्रिंसली स्टेट्स के जो भी प्रिंस थे या फिर राजा महाराजा थे, उनके द्वारा नॉमिनेटेड हेड्स को आना था। इस प्रकार यह जो एलोकेशन है, यह पार्टली नॉमिनेटेड है और पार्टली इलेक्टेड है। इलेक्शंस अगस्त 1946 में 1946 में हेल्ड हुआ, जिसमें जो कांग्रेस है उन्होंने जीत हासिल की 208 सीट्स पर, मुस्लिम लीग 73 सीट्स पर, ऑल स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो थे वो बाकी 15 सीट्स पर आते हैं। 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट किए गए थे वे खाली रह गए, क्योंकि उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रुचि नहीं दिखाई, और यह जो इलेक्शन था अडल्ट फ्रेंचाइजी पर पूरी तरह से बेस्ड नहीं था, और इसमें जो है महात्मा गांधी इस चीज़ से दूर रहे। अगला टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 9 दिसंबर 1946, दिसंबर 1946 को हेल्ड होता है।
जिसमें मुस्लिम लीग बाइकआउट कर देते हैं और क्योंकि वे पाकिस्तान की मांग करते हैं। इस प्रकार इस मीटिंग में टोटल 211 मेंबर शामिल होते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग ने अब्सटेन कर दिया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनते हैं सबसे ज़्यादा एज होने के कारण। अगली मीटिंग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑफिशियली प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली घोषित किए जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, और 2 वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होते हैं, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी वाइस प्रेसिडेंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू असेंबली में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मूव करते हैं, जिसके कुछ फीचर्स हैं। इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के तौर पे दिखाया गया है। एक यूनियन की बात कही गई है इंडिया के लिए। और अगला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ द सोवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया, इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट आर डिराइव्ड फ्रॉम द पीपल, यानी कि सोर्स ऑफ पावर क्या है इंडिया में, पीपल है, लोग। और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन एंड एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, इनकी बात कही गई है। और आगे है एडिक्वेट सेफगार्ड शैल बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज एंड डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसी में अगला पॉइंट है कि इंडिया के इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी के इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा। इंडिया को रिपब्लिक और सोवरेन राइट्स दिए जाएंगे ऑन लैंड, सी एंड एयर। अगला पॉइंट है जो एंशिएंट लैंड है उनको संरक्षित किया जाएगा और वर्ल्ड हेरिटेज के तौर पे उनको प्रिजर्व किया जाएगा। और यह जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है 22 जनवरी 1947, जनवरी 22, 1947 को यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया असेंबली के द्वारा। अगला टॉपिक है चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के बाद क्या चेंजेस आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया, इंडिपेंडेंस एक्ट के पास होने के बाद एक एक करके इसे जोड़ते चले गए। 28 अप्रैल 1947, अप्रैल 28, 1947 को 6 स्टेट्स असेंबली से जुड़े, और माउंट बेटन द्वारा 3 जून 1947, जून 3, 1947 को जो प्लान आता है जो इंडिया और पाकिस्तान के सेपरेशन की बात करता है, इसके बाद ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से शामिल हो गए, और मुस्लिम लीग जो इंडियन डोमिनियंस में शामिल थे वह भी असेंबली से शामिल हो गए। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 असेंबली में 3 मेजर चेंजेस लाते हैं। पहला है कि जो असेंबली है यह फुल्ली सोवरेन बॉडी बन जाती है, जो कि कोई भी एक्ट पास करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। फिर दूसरा चेंजेस है कि यह जो असेंबली है पूरी तरह से एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन जाती है, जो खास करके 2 काम करती है। पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्री फॉर असेंबली जो है 2 तरह के काम करती थी, 2 तरह के लॉ बनाने के लिए। एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग का काम होता था, जिसको चेयर करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और ऑर्डिनरी लॉ को बनाने का काम जिसके चेयरपर्सन होते थे जीवी मावलंकर। और तीसरा जो चेंजेस आया है इसमें वह है कि जो संख्या है उसमें कमी आ गई है। जो टोटल स्ट्रेंथ 289 था उसमें से अब घट करके 299 रह गए, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे वे वापस हो गए, इन्होंने शामिल होने से मना कर दिया। इसी तरह से जो ब्रिटिश प्रोविंस थे जिसको अलॉट किया गया था 296 सीट, वह भी घट करके 229 हो गया इंडिया पाकिस्तान को डिवीज़न होने के बाद, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे
वह भी 93 सीट्स से घट के 70 सीट्स हो गया। अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कुछ अदर फंक्शंस भी था, जैसे कि यह जो असेंबली थी यह इंडिया के मेंबरशिप को, जो कि कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप था, मई 1949 में रेटिफाई करती है मतलब। दूसरा है इसमें कि नेशनल फ्लैग को जुलाई 22 1947 में अडॉप्ट किया गया। नेशनल एंथम जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया। नेशनल सॉन्ग को जनवरी 24 1950 में अडॉप्ट किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे जनवरी 24 1950 में इलेक्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुल 11 सेशंस हुए, जो कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूरे हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 16 देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और फिर अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और अपना इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में टोटल 64 लाख रुपीज़ का खर्च आया और जनवरी 24 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ। लेकिन यह असेंबली का एंड नहीं था, क्योंकि असेंबली अभी प्रोविजनल पार्लियामेंट के तौर पे 26 जनवरी 1950 से काम करती रही, जब तक कि पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में हो गया। अगला टॉपिक है कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करने के लिए कई सारी कमिटीज़ का गठन किया, जिनमें 8 मेजर कमिटीज़ थे, 8 मेजर कमिटीज़ एंड 13 जो कमिटीज़ है वो माइनर कमेटी थे। जो 8 मेजर कमिटीज़ थे वह इस प्रकार हैं। यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरपर्सन हुए जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, भीमराव अंबेडकर। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी के 5 सब कमिटीज़ भी थे, जिनमें पहला फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, JB कृपलानी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, HC मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्टियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, गोपीनाथ बारदोली। एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, AB ठक्कर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल कमेटी, ट्राइबल एरिया सब कमेटी। इस कमेटी के कोई खास चेयरपर्सन नहीं थे, क्योंकि आज़ादी के बाद यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान में चला गया। छठी मेजर कमेटी, 6th मेजर कमेटी थे रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी, चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7th स्टेट कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स, जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह 8वां और आखिरी मेजर कमेटी था। माइनर कमेटीज़ में कुछ खास, जो 13 माइनर कमेटीज़ है उनमें कुछ खास थे। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, S वारदाचारी। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, S केदर। इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटीज़ था, जिसको बनाया गया अगस्त 29 1947 को, जिसके चेयरमैन हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और यह एक 7 मेंबर कमेटी थी, जिसके 7 मेंबर इस प्रकार हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर जो चेयरमैन थे। दूसरे N गोपालास्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। चौथे डॉक्टर KM मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। छठे N माधवन राव, जिन्होंने BL मित्तर को रिप्लेस किया, क्योंकि उन्होंने अपनी खराब हेल्थ के कारण रिजाइन कर दिया गया था। सातवें TT कृष्णामाचारी, जिन्होंने DP खैतान को रिप्लेस किया, क्योंकि उनका देहांत 1948 को हो गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे पब्लिश किया गया फरवरी 1948 में। इसके बाद 8 महीने का टाइम दिया गया इंडिया के लोगों को कि इसके लिए डिस्कस कर सके और इसमें कुछ अमेंडमेंट प्रपोजल्स कर सके। दूसरा ड्राफ्ट पब्लिश होता है अक्टूबर 1948 को। अगला टॉपिक है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में पेश किया 4 नवंबर 1948 को, जिस दिन इसका पहला रीडिंग होता है, और फर्स्ट रीडिंग 9 नवंबर 1948 तक चलता है। सेकेंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से शुरू होकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, जिसमें 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज होते हैं और उनमें से 2473 एक्चुअली डिस्कस होते हैं। थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होता है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मोशन मूव करते हैं जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय असेंबली बी पास्ड, और यह कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को पास हो जाता है। आउट ऑफ टोटल 299 मेंबर्स केवल 284 मेंबर्स ही उस दिन प्रेजेंट होते हैं असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन पर अपने ओरिजिनल सिग्नेचर करते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है एक प्रियम्बल, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट से पहले ही नहीं, बाद में इनेक्ट किया जाता है। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन के इनेक्टमेंट के बाद इनेक्ट किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। अगला टॉपिक है एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ प्रोविजंस को पूरे कॉन्स्टिट्यूशंस के लागू होने के पहले ही इफ़ेक्ट में ला दिया जाता है, जो कि रिलेटेड है सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट, टेम्पोररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस एंड शॉर्ट टाइटल। इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड 393। इन सभी को नवंबर 26, 1949 में ही इनेक्ट कर दिया जाता है, जबकि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन एज ए होल को 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया जाता है। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डे ऑफ कमेंसमेंट भी सेलिब्रेट किया जाता है या फिर रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी 26 का अपना अलग महत्व है, क्योंकि दिसंबर 29 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट करना निश्चित किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के साथ ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को रिपील कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इसके सारे अमेंडमेंट्स के साथ रिपील कर दिया गया, लेकिन द एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिसडिक्शन एक्ट 1949 को कंटिन्यू रखा गया। अगला टॉपिक है एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन प्रोग्रेस में थे तो चल रहा था, तब 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे कॉन्स्टिट्यूशन के मटेरियल को डेवलप करने के लिए। यह एक्सपर्ट कमेटी एक 8 मेंबर की कमेटी थी, जिसके चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। अगला टॉपिक है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहला क्रिटिसिज्म है कि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी।
इसके पीछे तर्क दिया गया कि जो मेंबर थे वह डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि यह बॉडी एक सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि इस असेंबली को अपने सारे डिसीजंस, सारे मीटिंग्स ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के करने होते थे। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि इस बॉडी को यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ गया, जिसके लिए क्रिटिक्स इसे ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। अगला क्रिटिसिज्म है कि यह एक लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशंस था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज़्यादातर लोग लॉयर थे और पॉलिटिशियंस थे। अगला क्रिटिसिज्म है कि यह एक हिंदू डोमिनेटेड असेंबली थी। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल या फिर सील एक हाथी का छाप था। सर B.N. राव को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का लीगल एडवाइज़र बनाया गया। H.V.R. अयंगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी थे। S.N. मुखर्जी चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे। प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने कॉन्स्टिट्यूशन में कैलीग्राफर के तौर पर काम किया। अगला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के ब्यूटिफिकेशंस के लिए शांति निकेतन से कुछ आर्टिस्ट आए थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया। उनमें शामिल थे नंदलाल बोस और बोहर राम मनोहर सिन्हा। बोहर राम मनोहर सिन्हा ने प्रियम्बल में भी सौंदर्यीकरण का कार्य किया। कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन की कैलीग्राफी वसंत कृष्णन विद्या ने की, जिसके डेकोरेशन का काम नंदलाल बोस ने किया। अगला टॉपिक है हिंदी टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 में एक नया आर्टिकल को इंसर्ट किया गया, आर्टिकल 394A। यह आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 22 में ऐड किया गया। इस आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 394A में प्रोविजंस इस प्रकार हैं। पहला, द प्रेसिडेंट शेल कॉज टू बी पब्लिश्ड अंडर दिस अथॉरिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी वर्जन के पब्लिशंस की जिम्मेवारी प्रेसिडेंट की है। इस आर्टिकल में मुख्य बातें हैं कि जो भी अमेंडमेंट इंग्लिश वर्जन में होंगे प्रेसिडेंट उनके हूबहू हिंदी ट्रांसलेशन भी करा सकते हैं, और अगर हिंदी और अंग्रेज़ी वर्जन में कुछ डिफरेंसेस हो जाएं कुछ आर्टिकल्स या कुछ प्रोविजंस को लेके, तो प्रेसिडेंट हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज करेगी। इस आर्टिकल के आखिरी पंक्ति हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड शैल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। इस प्रकार से इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो या यह सीरीज़ पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।